देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन अब हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही सूरज के कड़े तेवर दिखाई देते रहे और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया। अब इसी कड़ी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 अधिक होकर 35 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम होकर 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 68 से 98% रहा है और इस वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके बाद मौसम करवट ले सकता है और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे अधिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा शनिवार को संतोषजनक श्रेणी में भी रही है। अगले 24 घंटे में भी हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है और आज से बारिश की संभावना को देखते हुए हवा में और सुधार हो सकता है। तो शनिवार को जो हवा में गुणवत्ता थी वो काफी अच्छी रही थी, जिसकी संभावना नहीं थी, लेकिन फिलहाल अब तक के लिए जो हवा में नमी है, वो हवा की जो श्रेणी है वो अभी संतोषजनक बताई जा रही है और आज से बारिश की संभावना को देखते हुए हवा में और सुधार हो सकता है, ये भी मौसम विभाग ने बताया है। मौसम विभाग ने हालांकि एक दिन पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तेज बारिश की संभावना जताई थी दिल्ली में, लेकिन उसके उलट तमाम नज़ारा देखने को मिला, जहां पर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नहीं नजर आई है। सुबह सुबह सूर्य की तपिश और उसके बाद चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया और इसी बीच अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से 1 अधिक होकर 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम होकर 34.3 डिग्री सेल्सियस पर रहा। तो मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट की घोषणा की है। अब देखना होगा आज कैसा नजारा रहता है। इसी पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज येलो अलर्ट घोषित किया गया है, किस तरीके का मौसम है आज? हालांकि कल जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट भी था, उसमें भी मौसम जो है वो उलट देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए जरूर कहा था कि इसका ऑरेंज अलर्ट अलर्ट जरूर किया गया था, मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदलाव ले रहा है और उससे कहीं ना कहीं उमस भी बनती नजर आ रही है। अभी की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं धूप निकलती नजर आ रही है और लगातार उमस भरी जो गर्मी है वो उसका एहसास होता हुआ नजर आ रहा है, मगर लगातार जो हवा की नमी है वो कहीं ना कहीं घटती बढ़ती नजर आ रही है और जिसकी वजह से जो लोगों को दिक्कतें होती नजर आ रही है। मगर अगर जिस तरीके से कहा गया है आज से अगर बारिश होती है और लगभग 4-5 दिनों के लिए बारिश बताई गई है और भारी बारिश बताई गई है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकारों की दावों की, यानी कि निगम की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, तो उनके दावों की पोल खुलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर यही चीज देखने को मिली है। दिल्ली की सड़कों पर लगातार पानी की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं निकासी जो थी वो देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं जो जल भराव का संकट था वो जरूर देखने को मिला था और उससे कहीं ना कहीं भारी जाम और यहाँ तक कि लोगों को परेशानी होने का सामने का करना पड़ रहा था। जी राजीव, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए तमाम जो दिक्कतें हैं, उनकी परेशानी है, वो कहीं खत्म होती नजर नहीं आती है। एक और तो सूर्य की तपिश वो झेल रहे हैं, वो चाहते हैं बारिश हो, लेकिन अगर बारिश होती है तो हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि लोग बारिश से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आखिर दिल्ली वासी अब यही समझने को मजबूर हैं कि वो जाए तो जाए कहाँ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात करें यहाँ पर मौसम चीजें, तो कहीं ना कहीं मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी हो रही है, मगर सरकारों की तरफ से बात करें तो वहां से भी जनता को परेशानी ही होती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जल भरा पड़ जाता है, अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जितने दावे करती है वो जनता के लिए कहीं ना कहीं काफी साबित नहीं होते और लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है और यही चीज कल के लिए भी कहा गया था, मगर कहीं ना कहीं उमस भरी जो गर्मी थी वो देखने को मिली और तापमान जो था वो बढ़ता हुआ नजर आया। मगर जिस तरीके से अब की बात करें तो आज से कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि 4-5 दिनों के लिए भारी बारिश हो सकती है, मगर अभी तक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, मगर उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। जी राजीव, आगे मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आज के लिए येलो अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया मौसम में अभी भी सूर्य की तपिश दिखाई दे रही है, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। आगे किस तरीके का मौसम रह सकता है?
देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से मौसम विभाग की बात माने तो ये उन्होंने येलो अलर्ट घोषित ज़रूर किया गया है, मगर लगातार कहीं न कहीं जो तपस है, यानी कि जो उमस है, वो ज़रूर देखने को मिल रही है और अभी तक धूप-छाँव का खेल भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, मगर लोगों को राहत नहीं मिल रही है क्योंकि एक तरफ तो उमस भरी गर्मी से सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ सरकारों के जितने दावे हैं, वो विफल होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़मीनी हकीकत पर सरकारें चाहे वो निगम की हो, दिल्ली सरकार की हो, पीडब्ल्यू की द्वारा हो, मगर लगातार जितने भी दावे किए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि हम मौसम के लिए तैयार हैं, अगर बारिश होती है तो हम किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं होगी, मगर जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं लोगों को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास की बात करें या सड़कों की बात करें, लगातार स्थिति वही बनी हुई है जो हर बार बनी हुई होती है। जी राजीव, येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। आगे अब प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां हैं? आगे जो येलो अलर्ट है, लगातार 4-5 दिन के लिए बारिश होने जा रही है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से येलो अलर्ट घोषित किया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं सरकारों की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो अभी भी ज़मीनी और हकीकत पर देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से ज़रूर कह दिया गया है कि 4-5 दिनों के लिए लगातार भारी बारिश हो सकती है, मगर दिल्ली सरकार या फिर एमसीडी दोनों ही तरफों से अभी तक कोई भी कोशिश करती नजर नहीं आ रही है। और जहाँ तक की बात करें सड़कों की, जिस तरीके से अंडरपास यानी कि अंडरपास की बात करें तो वहां पर भी लगभग कह सकते हैं पानी की वजह से कहीं ना कहीं अंडरपास के अंदर भी गड्ढे बन चुके हैं और जिसकी वजह से लोग बाग जो परेशान होते नजर आते हैं, वही स्थिति सड़कों की भी है। जहां पर सड़कों में पानी भरता है वहां पर लगातार इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दो चार होना पड़ता है और कहीं ना कहीं कई बार तो उनकी गाड़ियां जो है वो गड्ढे के अंदर आने की वजह से खराब भी हो जाती हैं। जी और ऐसे हालात हमने देखे भी हैं राजीव, हाल ही के समय में जब पिछली बार बारिश हुई तो किस तरीके के हालात थे वो सभी ने देखे। फिलहाल आगे लोगों का क्या कुछ कहना है? अब जिस तरीके से गर्मी हो रही है, लोग चाहते हैं बारिश हो, लेकिन सरकार के जो तमाम दावों की बारिश के समय में पोल खुलती है, उसको लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान होती नज़र आ रही है क्योंकि मौसम की जो मार है उसको तो जनता बदल नहीं सकती, ना ही सरकारें बदल सकती है। मगर कहीं न कहीं सरकारों का जो हाथ में काम है, वो कहीं न कहीं होना चाहिए, मगर अभी तक वो भी नहीं होता नज़र आ रहा है। और जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल सरकार की तरफ से, चाहे वो निगम की सरकार की सत्ता हो या फिर दिल्ली सरकार की हो, उन दोनों ही तरफों से कहीं न कहीं जनता पिसती हुई नज़र आ रही है और जनता को समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या? क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या बन जाती है और कहीं न कहीं जो अंडरपास है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, मगर सरकारें इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। बस सिर्फ जो कागजों के अंदर खाना पूर्ति होती है वो जरूर की जाती है, फंडिंग जो है वो अपनी अपनी जेबों में भर लिया जाता है। जनता जो है वो हर बार की तरह परेशान होती हुई नजर आती है। जी जनता परेशान होती नजर आती है, लेकिन अब जिस तरीके से उमस भरी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, उसको लेकर आगे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन अब देखिए आगे अगर बारिश होती है राजीव, तो समझने वाली बात यह है कि एक बार फिर से तमाम स्थितियां वही बनेंगी। लेकिन आगे निकाय चुनाव भी है, निकाय चुनावों को देखते हुए भी यहाँ पर अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता ने भी अब मन बना लिया है कि आगे निकाय चुनावों में अधिकारियों को भी यहाँ पर उनको समझाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से निगम की बात करें तो निगम के अब 2022 के अंदर चुनाव भी आने वाले हैं और लगातार उसकी तैयारी भी होती नजर आ रही है और हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी दावेदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत पे सारे दावों की जो पोल खुलती नजर आ रही है क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है और कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वो निगम के चुनाव के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो अपने दावे कर रही है कि भाजपा ने कुछ नहीं करा है और आम आदमी पार्टी के हाथ में अगर निगम आता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े काम कर सकती है और कहीं ना कहीं जो करके भी दिखाएंगे। मगर यही चीज भाजपा भी कहती नजर आ रही है। खुद जो भाजपा के जो पूर्व मेयर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने भी बड़े दावे किए हुए हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी और यहाँ तक कि बड़े बड़े दावे जरूर करती है, मगर निगम के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये तमाम जो दावे हैं लगातार आरोप लगा रही है राजीव, पिछले इतने लंबे समय से बीजेपी के ही हाथ में थी अभी एमसीडी, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ है और दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार तभी हो सकता है इंसान को जब वो खुद काम करे। उन्होंने खुद ही नहीं किया है और आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा के हाथ में लगभग 15 साल से ज्यादा का निगम का सत्ता रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो बिल्कुल राजीव, मैं जानकारी इस पर आपसे लेते रहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे संवाददाता की ओर कर लेते हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में जिस तरीके के हालात हैं उन पर चर्चा करने के लिए। राजीव, जानना मैं चाह रही थी आपसे कि अब जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उनमें जनता ने तो मन बना ही लिया है, लेकिन अब पिछले लंबे समय से जो एमसीडी की कमान है वो बीजेपी के हाथ में थी और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत पर बीजेपी शासित एमसीडी ने भी अभी तक कोई खास काम नहीं किए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की तो लगातार जो एमसीडी के अंदर सत्ता है जो वो भाजपा की और लगभग 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मगर 15 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर भाजपा ने अभी तक निगम के अंदर ऐसे कोई भी काम नहीं किए हैं जिससे जनता जो है वो संतुष्ट होती नजर आए। मगर जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार जिसके हाथ में है, वो भी कहीं ना कहीं अब निगम के लिए जोर लगा आजमाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सत्ता हासिल यानी कि निगम की सत्ता जो है वो अपने हाथ में लेना चाहती है। मगर लगातार आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारों की बात करें, निगम की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि दिल्ली सरकार के हाथ में जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी दोनों ही आते हैं और दोनों ही तरफों से जनता परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि सड़कों का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी के हाथ में आता है, मगर वहां पर भी जिस तरीके से पानी भरता है और कहीं ना कहीं जो सड़कों की जो हालत होती है वो पानी भरने के बाद में सड़कें जो है वो उखड़ के बाहर आ जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार की पोल खुलती है। और निगम की बात करें यानी भाजपा की बात करें तो वहां पर भी लगातार जो अंडरपास है, सीवर लाइन है, ये सारे काम जो है वो निगम के अंदर आते हैं। मगर वहां पर भी कोई भी हकीकत में काम नहीं हुआ गया, क्योंकि जिस तरीके से सीवर लाइन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है और पानी की जो निकासी होनी चाहिए थी वो भी नहीं होती नजर आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता यही है कि दोनों ही सरकारें दावे जरूर कर रही हैं, मगर जमीनी हकीकत पर दोनों ही सरकारें यानी बिल्कुल, निगम और दिल्ली सरकार लेकिन राजीव देखिए, तरफों से दोनों ही कुछ नहीं किया सरकारें गया। दावे तो कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो वो सरकार है जिन्होंने साफ तौर पर अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी इसलिए रखा था ताकि आम आदमी के लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। लेकिन इस नाम के साथ भी और इस दावे के साथ जब वो आई थी उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी जब उसके अंडर है तो उसकी सड़कों का भी हाल आपने बताया और हम देख भी सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जमीनी हकीकत की तो जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें यानी निगम और दिल्ली सरकार दोनों ही विफल होती नजर आ रही है। मगर दावे जो हैं वो निगम के चुनाव के लिए हर व्यक्ति करता हुआ नजर आ रहा है, हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो। लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं, मगर इसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी अपना जोर आजमाती हुई नजर आ रही है और दोनों ही यानी निगम की और दिल्ली सरकार की दोनों की ही पोल खोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती है, बारिश के बाद में जल भराव का संकट बनता है, अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं और सड़कें जो हैं उसके अंदर जो पानी भरता है और उसके बाद में जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी चलाते हैं लोग बाग, जो जनता चलती है, वो कहीं ना कहीं ना तो ये समझ पाती है कि पानी भरा हुआ है या ना ही यही समझ पाती है कि इस पानी के अंदर गड्ढा बना हुआ है। मगर कहीं ना कहीं जो है ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं 10 से 5 बनी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं इसी तरीके की स्थिति हर बार मौसम के अंदर बनती हुई नजर आती है। लेकिन सरकारें कुछ भी करती नहीं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जनता इसी तरीके से लगातार परेशान और त्रस्त दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात आगे हरियाणा की करेंगे, जहां पर हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। कैबिनेट की 5 अगस्त को होने वाली बैठक में यह निर्णय हो सकता है और फिलहाल विधानसभा सचिवालय में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बार के सत्र में अहम मुद्दा सीएम की सुरक्षा का होगा। पंजाब के अकाली विधायकों द्वारा सीएम मनोहर लाल को पिछले सत्र में घेरे जाने के बाद से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस विषय पर चिंतित है। लिहाजा इस बार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। अधिकारियों ने 6 ऐसी जगह चिन्हित भी की है जहां से सुरक्षा में सेंध हो सकती है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। ये खुलासा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। उन्होंने बताया कि सीएम की सुरक्षा में सेंध के बाद उन्होंने कमेटी बनाई थी और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बार विधानसभा सचिवालय को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सत्र के दौरान कोविड नियमों का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों से विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी भी ली है। लॉटरी सिस्टम के जरिए ही विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों का चयन होगा। विधानसभा में विधायकों के बैठने के प्लान में भी इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल को विधानसभा में पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति होगी। विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया गैलरी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में बनाई जाएगी और यहां बड़ी स्क्रीन के जरिए मीडिया कर्मी विधानसभा की कार्यवाही देख सकेंगे। हरियाणा विधानसभा आगामी बजट सत्र यानी 2022 मार्च तक पेपरलेस हो जाएगी। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही है। हाल ही में 5 अगस्त को ये बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कब ये मॉनसून सत्र शुरू किया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलवीर दीवान संवाददाता जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। कुलवीर, जिस तरीके से अब विधानसभा का सत्र जो मॉनसून सत्र है वो शुरू होने की कहीं ना कहीं कवायद तेज कर दी गई है, तमाम तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इसमें अपडेट है फिलहाल? देखिए बिल्कुल क्योंकि 5 अगस्त को जो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है उसमें हो सकता है कि इसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी जाए और इसके लिए तैयारियां जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई हैं। खासतौर पर जिस तरह से जो ग्रीष्मकालीन एक सत्र था उसमें अकाली विधायक थे जो पंजाब के उन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों के खिलाफ। तो वहां पर एक सुरक्षा में चूक माना गया था और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी और जिसकी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंची और अब इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। जो तैयारियां की जा रही हैं इसी मद्देनजर ज्यादा फोकस रहेगा कि मुख्यमंत्री तक कोई भी इस तरह का जो व्यक्ति है वो ना पहुंच सके ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हो। तो इस तरह के इंतजाम जो हैं वो विशेष तौर पर इस बार देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं क्योंकि सेशन जो है वो या तो अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में बुलाए जाने की एक उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। देखिए, ये तमाम जो तैयारियां हैं वो तो सरकार करती ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस बार ये है कि मॉनसून सत्र में किन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा और कितने बिल जो हैं या किन मुद्दों पर जो पार्टी है इस समय सरकार है वो उठाने जा रही है और क्या कुछ बिल यहाँ पर पेश किए जा सकते हैं। देखिए फिलहाल इसकी तैयारी जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर एक माहौल जो है वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ बना, उस मुद्दे को जरूर कहीं ना कहीं धार जो है वो विपक्ष द्वारा दी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस जो है काफी ज्यादा जो प्रतिपक्ष की पार्टी है विधानसभा हरियाणा विधानसभा में वो काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर नेशनल लेवल पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का विरोध कर रही है। इसके अलावा किसानों के और बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो हो सकते हैं इस वक्त द्वारा जो तैयारी की जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तरीके से अभी आपने कृषि कानूनों का बताया कि इस पर सरकार घिर सकती है। सरकार देखिए इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही है। फिलहाल जेजेपी के साथ गठबंधन है हरियाणा में बीजेपी सरकार का। जेजेपी वो सरकार है, दिग्विजय चौटाला वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों को सीधे तौर पर कहा था कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वो जब सत्ता में आए थे तो कहीं ना कहीं किसानों के ही वोट लेकर ये जो समीकरण बना था उनके साथ आए थे। उसके बाद जब उन्होंने समीकरण ये बनाए हैं कि जब बीजेपी से गठबंधन किया उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे लोगों का विश्वास उन पर से उठने लगा था। अब बीजेपी के साथ साथ जेजेपी जो है वो ज्यादा घिरती नजर आएगी इन सब मसलों को देखकर। बीजेपी जो है वो सरकार में है और अभी भी अपने स्टैंड पर जो पार्टी है वो कायम है सरकार के साथ साथ। जैसे सरकार दावा कर रही है कि कृषि कानून जो बने हैं वो किसानों के हित में है, लिहाजा गठबंधन की सरकार में जेजेपी क्योंकि हिस्सेदार पार्टी है लिहाजा वो भी ये दावा अभी भी कर रही है, उसकी दावे पर कायम है कि इन कानूनों का किसानों को लाभ होगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में जो तिरंगा यात्रा जो है 2 दिन पहले शुरू की है उसमें एक भारी भीड़ जुटाकर कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन को पूर्ण करने की कोशिश भी की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में वहाँ पे लोग पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5000 ट्रैक्टर जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शुरू हुए थे। यानी मेन मकसद इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी का है वो किसान आंदोलन का जो एक प्रहार उस पर किया जा रहा है दोनों पार्टियों पर, उसको कुंद करने का है। लिहाजा जेजेपी जो है वो हालांकि बिल्कुल सही कहा आपने कि घिरती हुई नजर आ रही है। किसान जगह जगह जेजेपी का भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी के साथ साथ, लेकिन जेजेपी जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है और अभी भी यही दावा कर रही है कि किसानों को कोई भी नुकसान इन कानूनों का नहीं होगा। लेकिन कुलबीर देखिए, अभी बीच में जब भी ये किसान का जो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय में इस्तीफे की मांग जब उठी थी तो सबसे पहले बात ये उठी थी कि अगर हरियाणा से जो दुष्यंत चौटाला है अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कृषि कानून जो हैं वो भी खत्म हो सकते हैं क्योंकि सरकार वहां पर गिर सकती है। उनके इस्तीफे की बहुत ज्यादा मांग उठी थी, क्या एक बार फिर से ये मांग उठ सकती है? सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं?
देखिए, इस्तीफे की मांग जो है वो उस वक्त ज्यादा दबाव जो है वो जेजेपी पर बना था जब श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा था और केंद्र में क्योंकि उनके पास मंत्री पद भी था, वो भी अकाली दल ने उसका भी तैयार किया था। तो उसी दौरान जेजेपी पर भी लगातार दबाव जो है वो बढ़ा था। हालांकि जेजेपी ने किसी भी तरह के दबाव में नहीं आई थी और हालांकि जेजेपी के अंदर से खुद भी कई इस तरह की आवाजें जो है वो उठी थी कि ये कानून जो है जिनको किसानों के हित में नहीं बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जेजेपी जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रही। और फिलहाल सही कहा आपने, जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध अभी निरंतर जारी है और सरकार जो है वो बेशक प्रयास कर रही है किसानों को मनाने का या किसानों को समझाने का, लेकिन अभी पूरी तरह से सफल जो है वो सरकार नहीं हो पाई है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। लिहाजा और इस बार भी ये दबाव जो है जेजेपी पर देखा कुलबीर, जा सकता है। देखिए जिस तरीके से सियासी समीकरण बनते नजर आते हैं, विपक्ष इस समय कई मसलों को उठा सकता है। कृषि कानून तो है ही, लेकिन देखिए महंगाई इस समय जिस तरीके से चरम पर है वो उठाए जा सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा सकता है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो 75% आरक्षण की बात कर रही थी। तमाम निजी और प्राइवेट सेक्टरों में, निजी और सरकारी सेक्टरों में 75% आरक्षण जो है उसकी बात लेकर आई थी, ये बिल भी लेकर आए थे और वहां पर कहा था कि युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और सड़क से लेकर सदन तक जो है वो विपक्ष के इस तरह के हंगामे जो है वो जो सेशन होते हैं विधानसभा के उस दौरान देखे जाते हैं, क्योंकि सेशन में पहुंचने से पहले भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष के विधायक हैं वो सेशन के बाहर यानी सदन के बाहर भी इस तरह का एक प्रदर्शन करते हैं, जो हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होती है। क्योंकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि उनको जो जरूरी जनहित के मुद्दे हैं उनको सदन में बोलने का समय नहीं दिया जाता, लिहाजा वो बाहर भी प्रदर्शन करते हैं। तो इस बार भी ऐसे कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि फसल भी जो है वो खराब हुई है भारी बरसात की वजह से। और कुमारी शैलजा जो अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस की, उन्होंने कल मांग भी की है कि एक गिरदावरी करवाकर इसकी एक मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाए। तो फिलहाल यदि सरकार सेशन तक ऐसा कोई फैसला नहीं करती या किसानों को मुआवजा या कोई राहत नहीं देती, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भी बनाने की कोशिश में जरूर जो वक्त देखा जा सकता है। कुलबीर, मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर की शुरुआत में शुरू हो सकता है। कितने हंगामेदार रहने के इसके आसार बताए जा रहे हैं? फिलहाल जिस तरीके से सियासी समीकरण हम देख रहे हैं हरियाणा में, हंगामेदार कितना ये बजट सत्र रह सकता, मानसून सत्र रह सकता है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि पिछला जो सेशन था वो भी कृषि कानूनों के खिलाफ जो आवाज देश भर में उठ रही थी वो भी उसी दौरान हुआ था और उस वक्त भी काफी हंगामा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला था। लिहाजा इस बार भी, क्योंकि किसान वर्ग जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक भी है और किसानों के हित की बात करके ही हर राजनीतिक पार्टी जो है वो सत्ता के शिखर तक पहुंचती है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में है या फिर हरियाणा में है, दोनों जगह उसमें सत्ता भी कहीं ना कहीं किसानों को एक जो उनकी इनकम है, जो उनकी आय है वो दुगनी करने का एक वादा करके सत्ता हासिल की है, चाहे वो केंद्र की बात करें या फिर और जो अन्य राज्य हैं वहाँ की बात करें। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के कई मुद्दे जो किसानों से जुड़े हो सकते हैं, जो जिनको विपक्ष जो है लेकर हंगामा सदन और सदन के बाहर कर सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके अलावा खास तौर पर जो कोरोना काल अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो इस दौरान भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है कि दूसरी लहर के दौरान भी जो सरकार है वो इससे निपटने में फेल रही है। लिहाजा देखिए, कोविड मिसमैनेजमेंट का जो मुद्दा है वो इस समय सबसे ज्यादा उठेगा। मैं इस पर जवाब आपसे लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली खबर की ओर करते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के लिए पंजाब विजिलेंस टीम ने सोमवार देर शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 20D स्थित उनके आवास पर दबिश दी, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने विजिलेंस टीम को 2 घंटे तक घर में नहीं घुसने दिया और इसके बाद मौके पर चंडीगढ़ पुलिस को बुलाना पड़ा। सेक्टर 19 थाना प्रभारी मलकीत सिंह के दखल के बाद सुरक्षा कर्मियों ने टीम के 4 अधिकारियों को सर्च के लिए घर के अंदर प्रवेश करने दिया। खबर लिखे जाने तक टीम सैनी के घर पर अभी तक कोई भी वो नहीं मिले हैं घर पे और उनके घर पे दबिश पूरे तरीके से नहीं दे पाए हैं। पंजाब विजिलेंस ने सैनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला हालांकि दर्ज किया है। सोमवार देर शाम तक करीब 7:15 बजे पंजाब विजिलेंस की टीम सुमेध सैनी के आवास पर पहुंची, लेकिन सैनी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। टीम ने घर में प्रवेश करने को कहा, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। टीम ने किसी को भी सैनी की गिरफ्तारी संबंधी दबिश की जानकारी नहीं दी है और कुछ ही देर में सैनी के अधिवक्ता रमनप्रीत सिंह भी वहां पर पहुंच गए और टीम से कहा कि वो इस तरह से किसी के निजी आवास में नहीं घुस सकते हैं। अगर कोई कार्रवाई आपको करनी है तो आप पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करें और इस पर विजिलेंस अधिकारियों ने कहा कि वो उनके काम में दखल दे रहे हैं। रात करीब 9 बजे तक सैनी के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन किसी भी विजिलेंस अधिकारी को घर में नहीं घुसने दिया और अनुमति भी नहीं दी गई थी। मामले को बढ़ता देख इसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के आने के बाद वहां पर चंडीगढ़ पुलिस के आश्वासन पर वहां पर 4 अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। तो पूर्व डीजीपी हैं सुमेध सैनी, जिनके घर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। वहां पर दबिश दी गई, लेकिन उनको पहले अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पूर्व डीजीपी भी मौके पर नहीं मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, तो पूर्व डीजीपी के जिस तरीके से घर में दबिश दी गई है, फिलहाल जब तक हमारे पास अपडेट है तब तक ये खबर में अभी तक कोई अपडेट नहीं था कि वहां पर उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं पूर्व डीजीपी, लेकिन फिलहाल अब ताजा जानकारी क्या है? वजह से सुबह 3 बजे तक रेड चली है, तो लगभग आप लगा दें कि 8 घंटे के करीब ये रेड चली है उनके घर लगातार। जब अगर हम बोले विजिलेंस की तरफ से रेड की गई थी, विजिलेंस के सभी जो अधिकारी थे सभी अगर हम बोले सिविलियन यूनिफॉर्म में थे, जब उन्होंने सुमेध सिंह सैनी के घर, जो कि हम कह रहे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी है, उनके घर के अंदर जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी जो उनकी अपनी सिक्योरिटी उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि उनको पहले ही जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए बिना किसी वारंट के या बिना किसी सर्च वारंट के उनके घर में एंट्री पॉसिबल नहीं है। और वहां पे जो तैनात सिक्योरिटी थे उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि ऐसे सिविलियन में हम किसी को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने घर के अंदर जांच करनी है तो आपको बकायदा कोई लोकल पुलिस अथॉरिटी, वो भी जो यूनिफॉर्म में हो, उनके साथ ही आपको अंदर आने दिया जाएगा। ऐसे काफी देर तक बहस चलती रही, तो करीब 9 बजे जब विजिलेंस की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम लोग को जबरदस्ती करनी पड़ सकती है, तो अंदर से बातचीत होती है और तब ये तैयार होता है कि एक जो लोकल एसएचओ है साथ में 2 विजिलेंस के ऑफिसर वो अंदर जाएंगे। उनके जाने के बाद फिर बाद में 4 और विजिलेंस के ऑफिसर्स को भी अंदर बुलाया गया घर की जांच करने के लिए। काफी देर तक ये छानबीन चली और हमें बाद में पता चला कि एफआईआर की जब कॉपी सामने आई तो उसमें पता चल रहा है कि सुमेध सिंह सैनी के जो जिस घर पे वो रह रहे हैं उस घर के आय से अधिक प्रॉपर्टी को लेके हम कहेंगे उस घर पे काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, उसको लेकर ये रेड की गई थी। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी। पूर्व डीजीपी जो है वो मिल पाए हैं अभी तक विजिलेंस टीम को? देखिए नहीं, अगर हम बात करें तो वो घर पे मौजूद नहीं थे। काफी देर तक ये अटकलें चलती रही कि क्या उनको अरेस्ट करने के लिए रेड की गई है खुद, क्योंकि जब हमने बात करने की कोशिश की विजिलेंस टीम से तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब वो घर के अंदर आते हैं और बार बार उनसे पूछा जाता है आखिर किस लिए वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक बहुत हल्के से कहा गया था कि सुमेध सैनी को अरेस्ट करें। ऐसा अगर हम कहें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी घर पे नहीं थे। अगर हम आपको बता दें उनके पहले मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, जैसे कि बलवंत सिंह मुल्तानी मर्डर केस की बात करें या फिर हम करें कोटकपुरा गोलीकांड या फिर हम बोले बेबर क्लब बेवती मामला, तो उन सभी चीजों कहीं ना कहीं उनको अगर एक सेंटर पीस रखा गया है। ऐसे में सुमेध सिंह सैनी के पहले ही एक ब्लैंकेट बेल वो ऑलरेडी कोर्ट से अप्लाई कर चुके हैं, पर जिसमें जिस तरीके से ये एक नया केस आया विजिलेंस की तरफ से, क्योंकि ये कल ही सुबह 2 बजे के करीब ये केस रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर की गई और उसके बाद उनको अरेस्ट करने की
कोशिश में उनके घर में ये रेड घर अचानक से की गई थी। पर ऐसे अगर हम कहें सुमेध सिंह सैनी घर पे तो नहीं मिले, पर हाँ उनके घर पे एक लंबी चौड़ी अगर हम कहें 8 घंटे एक लगातार रेड चलती रही है। पुलिस ने आज ऐसा कोई स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। वही उनके अमित, वकील 8 सुमेध सिंह सैनी घंटे के जो वहां लंबी जो मौजूद ये थे। रेड चली है, इस रेड में, इस दबिश में क्या कुछ अभी विजिलेंस टीम को मिला है वहां से? क्या जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, इस तरीके की कोई जानकारी या फिर कोई दस्तावेज घर से मिले हैं उनके? देखिए यही सबसे हैरानी की बात है, क्योंकि अगर हम देखें कि जब अधिकारी घर से अगर हम कहें अपनी रेड कंप्लीट करके बाहर आ रहे तो उनके हाथ में हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखने को मिले। ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही कोई किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके गए। उनसे जब बात करने की कोशिश की गई या कोई जवाब मांगने की कोशिश की तो वो उससे बचते हुए नजर आए। तो वहीं उनके लॉयर जो सुमेध सिंह सैनी के वहां मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो रात में उन्होंने हमें कुछ भी जवाब देने से मना किया। वो कह रहे हैं कि वो अगले दिन सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये कन्वे किया जाएगा कि आखिर ये रेड क्यों गई। पर हाँ, रेड से पहले जब वो लॉयर उनके सुमेध सिंह सैनी लॉयर यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में उनको एफआईआर तक की कॉपी भी नहीं दिखाई जा रही है। जी हाँ, वो कह सुमेध सिंह सैनी के लॉयर का ये कहना था कि उनको अब तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है। रेड पूरी कंडक्ट होके खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी उन्हें अब तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई थी। ना तो ही अमित, उनको क्या रीजन बताया क्या गया कहा कि जा आखिर ये सकता है रेड कि देखिए कंडक्ट। ना तो एफआईआर की कॉपी दिखाई जा रही है, विजिलेंस टीम ने 8 घंटे तक छापेमारी की लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सबूत या कोई दस्तावेज वहां से नहीं मिले हैं। क्या कहा जा सकता है कि किसी के दबाव में इस तरीके की कार्रवाई की गई हो? देखिए यही चीज अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए अगर हम घर की बात करें तो घर की तरफ से पहले ही मोहाली कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स जारी कर चुके हैं इस घर को अटैच करने के। सुमेध सिंह सैनी बकायदा यहाँ पे एज अ टेनेंट रहते हैं, जिसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए महीना उसका रेंट भी लगातार जमा करवा रहे हैं वो। पर कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि कहीं ना एक बार उन्हें पहले भी दिखाया जा चुका है कि जहां पे जितनी अमाउंट उनको एज अ टेनेंट देने की जरूरत है, कई ज्यादा अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कराई हुई है। तो कहीं जहां साल के उनको 27 लाख रुपए जमा कराए थे तो वहीं उन्होंने 40 लाख रुपए प्लस उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ऑलरेडी जमा करा चुके हैं ये उनके जो मालिक है घर उनके। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी बात बताई जा रही थी, ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश की जा रही थी सुमेध सिंह सैनी की तरफ से। कई एलिगेशंस लगे उन पर, अभी एज सच कुछ उस पर घर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, घर को अटैच कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। पर एज सच सुमेध सिंह सैनी को उस घर पे रहने से मनाही नहीं थी। पर अब जो विजिलेंस टीम की तरफ से ये अचानक से छापा मारा गया था, जिसमें ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या सिर्फ घर पे डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए या फिर सुमेध सिंह सैनी को अरेस्ट करने के लिए ये छापा था। बिल्कुल। और अमित, कहीं ना कहीं देखिए कोई और कारण भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया लगातार सुमेध सिंह सैनी जो हैं वो गिरते नजर आते हैं, कई केसेस उन पर हैं। कहीं ना कहीं कोई और कारण भी हो सकता है, और जो कारण ना बताया जाना हो ऐसा कोई कारण भी हो सकता है जिस वजह से विजिलेंस टीम ने छापेमारी की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सुमेध सिंह सैनी का भी कोई पता नहीं चल पाया है। 8 घंटे से ज्यादा समय तक उनके घर पे रेड हुई और उनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। देखिए अगर हम बात करें तो घर पे लंबी रेड की, तो देखिए लगातार सुमेध सिंह सैनी का जो 20 सेक्टर स्थित घर है इस पे लगातार रेड्स होती रहती है। कोई ना कोई पुलिस टीम आती रहती है, चाहे वो नोटिस चिपकाने हो चाहे सुमेध सिंह सैनी से मिलने। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सुमेध सिंह सैनी ज्यादातर इस घर पे नहीं नजर आते हैं। तो वहीं जो अंदर सिक्योरिटी मौजूद थे उनसे जब बातचीत की गई थी, पुलिस पूछ रही थी कि क्या सुमेध सिंह सैनी अंदर है, तो उनकी तरफ से एक आ गया था कि साहब यहाँ नहीं है, वो दिल्ली है। तो कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ से पहले ही कह दिए गए थे सुमेध सिंह सैनी यहाँ नहीं है। पर विजिलेंस की टीम ने फ्लोर बाय फ्लोर जांच की, चाहे वो पहले फर्स्ट फ्लोर गए, फिर सेकंड फ्लोर गए, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर बकायदा बेसमेंट, मतलब एक एक रूम की एक एक फ्लोर की बकायदा बारीकी से जांच की गई। पर एज सच उनके हाथ कुछ लगा है नहीं लगा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि ना उनके हाथ में जब रेड खत्म हुई 3 बजे करीब तो ना उनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही वो किसी भी सवालों का जवाब दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। लेकिन अब अमित, देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर इतनी लंबी रेड किसी पूर्व अधिकारी के घर पर होती है तो सबसे अहम बात है कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस आधार पर ये जो कार्रवाई है विजिलेंस टीम की वो हुई। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सांगली दौरे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुकानदारों को राहत देने का फैसला किया है। कोरोना के मामले में अब ये जो मामले कम होते जा रहे हैं, उसके बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के 25 जिलों में लॉकडाउन में पाबंदियों में ढील दी गई थी। हालांकि सरकार तीसरी वेव की तैयारियों को लेकर ढील देने में असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है, और इन सबके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सांगली दौरे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुकानदारों को राहत देने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है वहां रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि इसे लेकर एक अध्यादेश भी जारी किया जाएगा। मालूम हो कि दुकानदार और व्यापारी
संघ लगातार मांग कर रहे थे कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है वहां सभी दुकानें खोली जाएं। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के बाद सभी दुकानदार और व्यापारी खुश हैं और अब सब सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब हो कि फिलहाल दुकानें सिर्फ 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत है। इससे पहले 30 जुलाई को कोविड टास्क फोर्स की मुख्यमंत्री संग हुई बैठक के बाद ये घोषणा की गई थी कि राज्य के जिन 25 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं, वहां लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जाएगी। वहीं 11 जिलों में पाबंदियों को जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बारे में भी लिखित आदेश जल्द ही जारी होगा। तो मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे ने अनलॉक को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दुकानदारों को राहत उन्होंने दी है। अपने घोषणा के जरिए, ऐलान के जरिए दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान में कहा कि जिन इलाकों में कोरोना केस कम है वहां पर जो दुकानें हैं वो रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति उन्होंने दे दी है, जिसके लिए आधिकारिक घोषणा और जो ऐलान है उसके बाद आधिकारिक घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बता दें कि व्यापारी संघ और दुकानदार लगातार ये मांग कर रहे थे कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है वहां सभी दुकानों को खोला जाए, क्योंकि आय को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में दिक्कत महसूस हो रही थी, मुश्किलें उनको हो रही थी। और इस बीच मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि दुकानों को अब रात 8 बजे तक खोला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम मुंबई में और महाराष्ट्र में जो दुकानें हैं वो रात शाम 4 बजे तक खोला करती थी, लेकिन अब रात 8 बजे तक खोलने के उसको निर्देश दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, दुकानदारों में और व्यापारियों में काफी खुशी और उत्साह देखा जा सकता है। जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से मुंबई लगातार लॉकडाउन में थी, ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। लगातार लोग मांग भी महाराष्ट्र सरकार से कर रहे थे कि जिन इलाकों में कोरोना की संख्या कम है या कोरोना मरीज नहीं है उन इलाकों को अनलॉक किया जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक दी चैन के तहत महाराष्ट्र के करीब 24 जिलों को अनलॉक करने का फैसला लिया है, लेकिन उसमें भी तमाम पाबंदियां अभी भी जारी है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में मुंबई और ठाणे को लेवल 3 में रखा गया, बाकी जो जिले हैं उनको पूरी तरह से खोल दिया गया है। लिहाजा स्विमिंग पूल और जो होटल कारोबारी हैं उनके लिए राहत नहीं दी गई है। होटल को अभी भी मुंबई के बाकी के 7 दिन 4 बजे खुलेंगे और सुबह जो है उसके बाद बंद हो जाएंगे। बाकी जो डिलीवरी की प्रक्रिया है, मतलब पार्सल देने की प्रक्रिया, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरह से मुंबई का इंतजार कर रहे थे कि मुंबई की लोकल को जो है सेकेंड डोज लेने वालों को लेकर बहाल कर दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे के बाद राज्य सरकार ने इस निर्णय को भी अभी भी लंबित रखा है। लेकिन जिस तरीके से दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं सत्यप्रकाश, लगातार दुकानदार और व्यापारी वर्ग ये मांग कर रहा था कि दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जाए, और अब उनकी मांगों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ये फैसला ले भी लिया है। अब दुकानदारों में कैसा उनमें उत्साह है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से कल देर शाम बीएमसी के आयुक्त चहल ने घोषणा की थी कि करीब 8 बजे तक जो है दुकानें मुंबई में 7 दिन तक खुल सकती हैं, लेकिन व्यापारियों के एक बार फिर से दबाव बना। महाराष्ट्र सरकार ने इस पे एक बार फिर से मीटिंग की। उसके बाद जो है इसको अब देर रात 10 बजे तक कर दिया गया, यानी कि मुंबई में जो दुकानें रहेंगी वो देर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि पहले यह दुकानें 4 बजे बंद करवा दी जाती थी, लेकिन अब 10 बजे तक खुलेंगी और 7 दिन तक खुली रहेंगी। वहीं मुंबई में जो तमाम मेडिकल स्टोर है या फिर दवाखाना है वो 24 घंटे खुले रहेंगे मुंबई बाकी के 7 दिनों तक। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जो आम नागरिक है या फिर तमाम दुकानदार है, व्यवसायी है, व्यापारी है, उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि 10 बजे तक लगातार वो अपने बिजनेस धंधे को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा मुंबई में देखा गया कि काफी चहल पहल भी देखी गई, काफी लोगों में खुशियां भी देखी गई कि अब इस तरह से जो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब लगातार हो रही थी वो कहीं न कहीं धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश, तीसरी लहर का खतरा लगातार बने हुए है और हमने देखा पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित रहा था। अब तीसरी लहर में अभी
कुछ ही समय शेष बचा है। कहा जा रहा है कि इसी अगस्त माह में तीसरी लहर आ सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र में तो देखिए जीका वायरस का भी एक केस मिल गया है, जिसकी वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ये फैसला ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया है, या फिर इस फैसले से अगर आगे कोरोना के केस बढ़ते हैं तो सरकार पर सवालिया निशान उठते हैं? जाहिर तौर पर मुस्कान, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह से कुछ संदेह रखते हुए जो है तमाम जो गाइडलाइंस है उसको अपने कंट्रोल में रखा। खासकर उन जिलों को जहां पर थोड़ी भी मात्रा में कोरोना की संख्या है, वहां उनके कलेक्टर को आदेशित किया गया है कि आप चाहे तो बंद करो या आप चाहे तो चालू करो। लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई में भीड़ भाड़ देखा जा रहा है, मुंबई में लगातार जो है तमाम फंक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं अब सरकार सकते में जरूर है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर केंद्र के इशारे पर जो बड़े फैसले लेने थे उसको अभी भी लंबित रखा। लिहाजा मुंबई की लोकल जो उम्मीद जताई जा रही है उस पर भी अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन सत्यप्रकाश, देखिए सरकार ने ये ऐलान कर दिया है तमाम जिले के अधिकारियों को कि अगर आपको दुकानें बंद करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो जनता है उसको भी समझने की जरूरत है। जनता यहाँ पर समझने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही अनलॉक हुआ तो भीड़ लोगों की एकदम से उमड़ी है और किस तरीके से हमने बाजारों में स्थिति देखी। अब इस बार जिस तरीके से दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं और तमाम चीजें खोली गई हैं, उसके बाद अगर एक जिले से दूसरे जिले में या फिर इधर उधर आवागमन होता है लोगों का, तो कहीं ना कहीं संक्रमण ज्यादा बढ़ता है। देखिए मुस्कान, जाहिर तौर पर महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार के लिए दोनों चुनौती भरा ये जो फैसला है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि संभावित जो तीसरी लहर है वो अगस्त में ही आ जाएगी या सितंबर के पहले वीक में आ जाएगी। अब ऐसे में अगस्त के पहले वीक में इस तरह का बड़ा फैसला कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को सकते में भी कर सकता है, क्योंकि लगातार जो भीड़ मार्केट दुकानों पे देखी जा रही है वो कहीं न कहीं कोरोना के तीसरी लहर को जो है दावत दे रही है। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी लहर आती तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई के तमाम जो दुकानें हैं या फिर रेस्टोरेंट है या फिर तमाम जो आसपास के घूमने के इलाके हैं वहां लगातार भीड़ देखी जा रही है। इस तरह की स्थिति रही तो जाहिर तौर पर तीसरी लहर को दावत तो देगा ही, स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई में जो पॉजिटिविटी रेट है 1.37 ही है और जो बेड खाली है उनकी संख्या जो है बेहद ज्यादा है, तो लिहाजा इस वजह से हालांकि रखा गया, लेकिन मुंबई और ठाणे को एक बार फिर से जो है तीसरी कतार में रखा गया है। हालांकि यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो जिलाधिकारी है, उनको अनुमति दी गई है कि अगर स्थिति बिगड़ती है आप तत्काल प्रभाव में उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए सत्यप्रकाश, हमारे साथ जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, देखना ही होगा कि सरकार का ये फैसला कितना सही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। बारिश के कहर के बीच सरकार ने एयरफोर्स से मदद भी मांगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिले करीब करीब जलमग्न हैं और कई जगहों पर कच्चे मकान गिर गए हैं, तो कई जगह लोग नदी के उफान के बीच फंस गए हैं। अब इन सब पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि शिवपुरी जिले में पार्वती नदी की बाढ़ से 3 गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर पहुंचाए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस संबंध में संवाद हो चुका है। सेना और वायुसेना के अधिकारी निरंतर संपर्क में है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में सक्रिय है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से शिवपुरी जिले में पानी से घिरे 5 गांवों का जायजा लेकर स्थानीय अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी भी ली है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि शिवपुरी जिले की बैराड तहसील के 6 गांव कुपवाड़ा, हर्रई, अकुर्नी, बरखेड़ी, चिलपई और शायपुर पार्वती नदी की में आई बाढ़ की वजह से पानी से घिर गए हैं और इनमें से कुपवाड़ा, हर्रई और अकुर्नी गांव से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन बाकी बचे गांवों से ग्रामीण जो हैं वो बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिचुएशन रूम से क्षेत्र के एसडीएम, थाना प्रभारी, स्थानीय सरपंच, पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मोबाइल पर बात कर स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों को गांव में ही ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाएं ताकि बाढ़ के पानी से ग्रामीण प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों का हौसला और हिम्मत बढ़ाते हुए कहा है कि राहत के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य शुरू हो जाएगा। ग्रामीण चिंता न करें, सभी लोगों की सुरक्षा सरकार के हाथ में है। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि शाम तक हेलीकॉप्टर पहुंचा दिए जाएंगे और जो राहत बचाव कार्य है वो एयरलिफ्ट लोगों को करने के लिए शुरू हो जाएगा, अब फिलहाल क्या कुछ स्थिति? देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें तो जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी और श्योपुर जिला है, वहां पर भारी बारिश की वजह से जो लगातार एक हफ्ते से बारिश जारी है और उससे भारी तबाही देखने को मिली है। अगर श्योपुर की बात करें तो जहां क्वारी नदी और शिवपुरी की बात करें तो पार्वती नदी दोनों ही बाढ़ की हालात पर है, दोनों ही उफान पर है, दोनों का भयंकर रूप देखा जा सकता है, जिसके चलते वहां के आसपास के करीब 6 गांव जो है पूरी तरह से पानी की वजह से जलमग्न हो गए और कई ग्रामीण जो है सैकड़ों ग्रामीण वहां पर फंसे पड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बाद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां की जो स्थितियां हैं वो उनका पूरा जायजा जो है अधिकारियों से फोन पर लिया है और तमाम लोगों से उन्होंने बात भी की है। साथ ही अगर बात करें तो ग्वालियर से जो एयरलिफ्ट की सहायता से जो मदद देनी थी, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ग्रामीण थे जो फंसे हुए हैं उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए जो आदेश दिया था, वहां पर अब जो है वो रवाना हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर भी रवाना हो चुके हैं और एयरलिफ्ट की मदद से जो है ग्रामीणों को अब बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि कल देर शाम की बात करें तो जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार बचाव दल में लगे हुए थे और बचाव राहत देते हुए जो है लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। और हालांकि अभी ज्यादातर अधिकतर लोगों को जो है बचाव स्थान पर ले जाया गया है, जहां पर सुरक्षित उन लोगों को रखा जा सके और बाढ़ की जो हालात पैदा हो गई है उन स्थितियों से लोगों को बचाया जा सके। तो तमाम जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब जो है आज एयरलिफ्ट की मदद से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। गणेश, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की है, उनसे संवाद किया है और उनसे मदद की अपील की है, उनकी तरफ से क्या कुछ रुख रहा और किस तरीके की मदद अब पहुंचाई जा रही है? देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस सिलसिले में जो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की अगर बात करें तो शिवपुर में जिस तरह बाढ़ के हालात ठीक है गणेश, मैं जानकारी लूंगी आपसे। तो अब बात एक बार फिर से मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर जिस तरीके से लगातार सीएम ने बातचीत की है उसमें क्या कुछ अपडेट है संवाददाता से जान लेते हैं। गणेश, जानना मैं चाह रही थी किस तरीके से जो रक्षा मंत्री है वहां से जब संवाद हुआ है उनसे, तो किस तरीके की मदद वहां से पहुंचाई जा रही है? देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जब जिस कदर बाढ़ के हालात बने हैं उसको लेकर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया था और तमाम जो बेहतर लोगों को वहां से बचाव और राहत देने की बातें थी, वायुसेना की मदद लेने की बातें थी, वो तमाम बातों को लेकर संवाद हुआ था, जिसको लेकर हालांकि रक्षा मंत्री ने हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया था। और इसके बाद ग्वालियर अगर एयरपोर्ट से बात करें तो वहां से जो वायुसेना है, एयरलिफ्ट है, उन्हें भी भेजा गया था ताकि लोगों को हर संभव मदद मिल सके। जो ग्रामीण है वहां पर जो जल भराव की वजह से बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको उस जगह से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। क्योंकि गणेश, मदद तो मिल रही है लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, राहत सामग्री क्या उन तक पहुंचाई जा रही है? क्योंकि जो लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं, तमाम जो उनकी अर्थव्यवस्था है और जो उनकी आगामी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी के मद्देनजर क्या राहत सामग्री उन्हें पहुंचाई जा रही है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें तो जो राहत सामग्री है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम और जिला प्रशासन की मदद से हालांकि उन्हें जो खाने पीने की चीजें हैं वो जरूर दी जा रही हैं, क्योंकि अभी बाढ़ की जो हालत बनी है वो कल से बनी है और अभी लोगों को सबसे पहले जो है जो लोग फंसे पड़े हैं, बाढ़ में फंसे पड़े हैं, उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाना सबसे पहले है। क्योंकि वहां पर अभी भी अगर बात करें तो कई गांवों में अगर 6 गांवों में से 3 गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, तो वहीं 3 गांवों के लोग अभी भी श्योपुर और शिवपुरी की बात करें तो जो क्वारी नदी और पार्वती नदी में जिस कदर बाढ़ के हालात बने हैं
वहां पर ग्रामीण फंसे हुए। तो अभी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। हालांकि खाने पीने के जो पैकेट हैं वो जरूर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं ताकि उनका अभी जीवन यापन चल सके। और अभी सबसे पहले सरकार का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, उन्हें वहां पर स्थापित किया जा सके ताकि उनका जीवन यापन चल सके। क्योंकि अभी बाढ़ की हालात के मंजर जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा अभी बारिश लगातार जो है हफ्ते भर से चालू है, और ये चालू है, और यहाँ पर अभी भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जी मुस्कान। अभी भी रेड अलर्ट है और देखिए बारिश भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हो सकती है। और जब बाढ़ की स्थिति है और बारिश अगर एक बार फिर से होती है तो स्थितियां और ज्यादा बदतर हो सकती है। उससे पहले लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। कब तक ये जो राहत बचाव कार्य है ये पूरा हो जाएगा गणेश? देखिए, अगर राहत बचाव की बात करें तो आज जिस कदर कल देर शाम हो गई थी, आज एयरलिफ्ट की मदद से हालांकि जो ग्रामीण फंसे उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन यही हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के श्योपुर या शिवपुरी की नहीं है, तमाम वो नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो अब बारिश की वजह से बाढ़ की हालात में विकराल रूप लेती नजर आ रही। हालांकि सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से साफ लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो निचले क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी नदी नालों के किनारे रहते हैं, उन जगहों को छोड़ने के लिए और एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पहले ही लोगों को आगाह कर दिया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में जिस कदर बाढ़ के हालात हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन श्योपुर और शिवपुरी की बात करें तो वहां पर आज अगर बात करें तो देर शाम तक जो लोग फंसे उन्हें बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। क्योंकि आज अगर जिस कदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है तो उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया है। और आज बिल्कुल, अब देखना होगा गणेश कब तक लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा और कब इन स्थितियों को संभाला जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हैं, अब देखना होगा कि लोगों को कब तक वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी सरकार। हालांकि कार्य राहत बचाव का पूर्ण रूप से जारी है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।